नमस्कार। सेकंड सेमेस्टर के लिए जो थर्ड यूनिट है उसमें पोइटिक डिवाइसेस हैं और पोइटिक डिवाइसेस में स्ट्रक्चर, टोन, थीम और मीटर, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, इन सब पर मैं वीडियो पहले ही बना चुकी हूँ। और आज के इस वीडियो में हम पहले बात करते हैं राइम स्कीम की, फिर कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में एक दो पोइटिक डिवाइस और इंक्लूड कर दें। अभी आयरनी बचा है, आयरनी है, इन्वर्जन है, नेगेटिव कैपेबिलिटी और जक्सटापोजिशन। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आज के वीडियो में इनको ख़त्म कर दिया जाए। सबसे पहले हम राइम स्कीम देखते हैं। द राइम इज़ द आइडेंटिटी ऑफ साउंड। तो जो राइम है हिंदी में उसको तुकबंदी बोलते हैं। तो जो तुकबंदी है या राइम है वो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी माने समानता होती है, ऑफ साउंड माने ध्वनि की, आवाज़ की, एट द एंड्स ऑफ द वर्ड्स, शब्द के अंत में, और वर्स लाइन या फिर कविता की जो पंक्तियां हैं उनके अंत में। इट इज़ द आइडेंटिटी इन साउंड, ये आवाज़ की समानता है, फ्रॉम द लास्ट स्ट्रेस्ड वॉवल टू द एंड, यानी अंतिम जो स्ट्रेस्ड वॉवल है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड वॉवल्स और सिलेबल्स आप पहले ही जान चुके हैं, टू द एंड यानी अंत तक, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि द कंसोनेंट यानी जो व्यंजन हैं और अ कंसोनेंट ग्रुप या फिर व्यंजनों का समूह है, प्रिसीडिंग जो कि उससे पहले है, बी नॉट द सेम, ऐसा ही ना हो। इट इज़ द सेमनेस, ये समानता है, ऑफ साउंड आवाज़ की, ऑफ द एंडिंग्स अंत में, ऑफ टू और मोर वर्ड्स दो या दो से ज़्यादा शब्दों की, एट द एंड्स ऑफ लाइन्स पंक्ति के अंत में, ऑफ वर्ड्स यानी कविता की। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए से, डे, प्ले, ये आपस में देखिए राइम कर रहे हैं ना, एक जैसी साउंड आ रही है, पीछे से तीनों में एक ही साउंड आ रही है, तो ये राइम्ड वर्ड्स कहलाएंगे। मेजर, प्लेजर, तो इन दोनों में पीछे से एक जैसी साउंड आई तो ये भी राइम्ड वर्ड्स हैं। पफ, रफ, कफ, इनमें एक जैसी साउंड आई तो ये भी राइम्ड वर्ड्स हैं। द रिपीटेड पैटर्न यानी दोहराना एक पैटर्न का, ऑफ द सेम साउंड एक जैसी आवाज़ के, इन टू और मोर वॉवल्स दो या ज़्यादा स्वरों में, और वर्ड्स या शब्दों में, फॉर्म्स बनाता है द राइम स्कीम, राइम स्कीम को यानी तुकबंदी को। द राइम स्कीम डिफर्स यानी तुकबंदी अलग अलग होती है, फ्रॉम वर्स टू वर्स, एक कविता से दूसरी कविता में, फ्रॉम पोइम टू पोइम, एक यानी वर्स को अगर आप पद्य बोल सकते हैं, एक पद्य से दूसरे पद्य में, और एक कविता से दूसरी कविता में। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, इन अ कपलेट, एक कपलेट में, कपलेट तो आप परिचित ही हैं कपलेट से। जब हम बात कर रहे थे शेक्सपियन सोनेट की, तो उसका एंड कैसे होता है, एक कपलेट में होता है, राइम्ड कपलेट होता है एंड में। तो इन अ कपलेट एक दोहे में, बोथ द लाइन्स दोनों पंक्तियाँ राइम यानी उनका आवाज़ सेम होती है, राइम करती हैं, एट द एंड अंत में, बिकॉज क्योंकि, द एंड्स ऑफ बोथ द लाइन्स दोनों ही पंक्तियों का अंत, हैव द सेम साउंड एक जैसी आवाज़ रखता है। इन अ क्वाट्रेन, एक क्वाट्रेन में चार पंक्तियाँ होती हैं। जब हमने डिस्कस किया था सोनेट को तो उसमें क्वाट्रेन भी मैंने आपको समझाया था। तो एक क्वाट्रेन में ऑल द फोर लाइन्स, चारों जो पंक्तियाँ होती हैं राइम, वो उनमें तुकबंदी होती है, एट द एंड अंत में। तो हालांकि ऐसा नहीं होता कि चारों जो पंक्तियां हैं वो एक ही तरीके से राइम करें, है ना, जैसे ए बी, तो ए बी, या फिर ए बी ए, दूसरा जो इटालियन पैटर्न था उसमें ए बी ए पैटर्न था, है ना। तो जो चार पंक्तियां हैं उनमें राइम स्कीम कोई ना कोई तो होती है। इन द शेक्सपियन सोनेट, जो शेक्सपियन सोनेट है उसमें द राइम पैटर्न, जो तुकबंदी का पैटर्न है, इज़ द सेम एक जैसा होता है, इन ऑल द थ्री क्वार्टेंस तीनों ही क्वार्टेंस में। लेकिन वो आपस में एक जैसा नहीं होता। जैसे पहला जो क्वार्टेन होता है शेक्सपियन सोनेट का वो ए बी होता है, दूसरा क्वार्टेन होता है सी डी होता है, तीसरा क्वार्टेन ई एफ होता है ना। तो लेकिन वो दिखने में एक जैसा ही लग रहा है लेकिन आपस में वो राइम नहीं करते। इन ऑल द थ्री क्वार्टेंस, बट द साउंड पैटर्न डिफर्स फ्रॉम स्टेंजा टू स्टेंजा, लेकिन साउंड पैटर्न एक स्टेंजा से दूसरे स्टेंजा में अलग होता है। यानी वैसे तो एक ही पैटर्न है, यानी कि जो पहली लाइन है वो तीसरी लाइन से राइम कर रही है, ए बी,
लेकिन तीनों स्टेंजा आपस में एक जैसे राइम नहीं करते हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द क्वार्टेन, तो ये जो क्वार्टेन की पहली लाइन है राइम्स, वो उसकी तुकबंदी होती है विद द थर्ड लाइन, यानी तीसरी पंक्ति से, एंड द सेकेंड लाइन, और जो चौथी पंक्ति होती है विद द फोर्थ लाइन, वो चौथी लाइन से राइम करती है। आप वो पूरा पैटर्न यहाँ पर दे सकते हैं, है ना। राइम स्कीम वाले में अगर थोड़ा सा बड़ा आंसर लिखने को आए तो वो आप यहाँ पर इटालियन सोनेट का, शेक्सपियन सोनेट का वो पैटर्न, या फिर जितनी भी पोइम्स का आपको याद हो पैटर्न, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इन द सेम वे, इसी तरीके से द फर्स्ट टू स्टेंजास, पहले दो स्टेंजा ऑफ द मिल्टोनिक सोनेट, मिल्टन की सोनेट का, हैव द सेम राइम स्कीम, उनकी एक जैसी राइम स्कीम होती है। जो अभी मैंने बताया ए बी बी ए, ये राइम स्कीम होती है मिल्टोनिक सोनेट की, जो कि इटालियन सोनेट की भी है। द फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ, है ना, ए बी बी ए, तो जो ए है वो पहली लाइन है और बीच की दो लाइन आपस में राइम करती हैं बी बी, और चौथी लाइन है ए, तो पहली लाइन फर्स्ट लाइन राइम्स विद द फोर्थ, ए बी बी ए, एंड द सेकेंड लाइन विद द थर्ड, और जो दूसरी लाइन है वो थर्ड लाइन से राइम करती है। तो जैसे ये यहाँ पर मिल्टोनिक सोनेट का दे दिया, शेक्सपियन सोनेट का दे दिया, इसी तरीके से आप जितनी पोइम्स का आप को याद हो राइम पैटर्न, यहाँ पर आप कोड कर सकते हैं। अगली पोइटिक डिवाइस है आयरनी। तो आयरनी को देखते हैं, इसको हिंदी में वक्रोक्ति भी बोलते हैं, विडंबना भी बोलते हैं। पहले मीनिंग देखते हैं। द आयरनी इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ वंस मीनिंग, तो जो आयरनी है यानी कि वक्रोक्ति है, वो अभिव्यक्ति है ऑफ वंस मीनिंग, एक व्यक्ति के अर्थ की, बाय सेइंग, कहकर, समथिंग, कोई बात, विच इज़ द डायरेक्ट अपोजिट, जो कि एकदम विपरीत है, ऑफ वंस थॉट्स, व्यक्ति के विचारों के, यानी कह कुछ रहा होता है व्यक्ति और उसका अर्थ कुछ और होता है। इट इज़ डन, ये किया जाता है, इन ऑर्डर टू मेक, यानी बनाने के लिए, वंस रिमार्क्स, व्यक्ति की टिप्पणियों को, फोर्सफुल, ताकतवर। इट इज़ अ रेटोरिकल डिवाइस, ये एक रेटोरिकल क्या होता है, भाषण से संबंधित डिवाइस है, ये एक विधा है, एक तकनीक है, और अ लिटरेरी टेक्निक, या फिर एक साहित्यिक तकनीक है, इन विच, जिसमें कि वॉट ऑन द सरफेस एपियर्स, जो कुछ सतह पर दिखता है, टू बी द केस, जो मामला दिखता है सतह पर, डिफर्स, अलग होता है, रेडिकली मीन्स बहुत ज़्यादा, फ्रॉम वॉट इज़ एक्चुअली द केस, उससे जो कि वास्तव में बात होती है। इट इज़ अ स्टेटमेंट, ये एक ऐसा कथन होता है, विच इज़ द कॉन्ट्ररी, जो कि विरुद्ध होता है, ऑफ वॉट इज़ मेंट, जो कि मतलब होता है। मैंने कई बार आपको मार्क करने को बोला है, जब जब आप मेरे साथ ड्रामा पढ़ते हैं या फिर कोई कहानी पढ़ते हैं, तो मैं वहाँ पर आपको मार्क कराती हूँ। जैसे कि एक बहुत फेमस आयरनी का एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, लेडी मैकबेथ का, जो कि मैकबेथ मेरे साथ जिन लोगों ने पढ़ा है वो उनको अच्छे से याद होगा कि डंकन का खून करने के बाद लेडी मैकबेथ, हालांकि डंकन का खून लेडी मैकबेथ नहीं, मैकबेथ ने किया था, और लेडी मैकबेथ ने मरे हुए डंकन का खून पहरेदारों के चेहरे पर लपेटा था। उसके बाद वो अपने पति से कहती है कि चलो इस खून को पानी से धो लेते हैं। थोड़े से पानी ने हमारा जो अपराध है वो धो डाला, मर्डर करना कितना आसान है। तो ये जो कथन है लेडी मैकबेथ का बहुत आयरनिकल है, क्योंकि मर्डर वो पानी से धुला नहीं, वो मर्डर कहीं ना कहीं उनके दिमाग में, उनकी आत्मा में जाकर बैठ गया। तो वो आयरनिकल स्पीच है, वो आप कोट कर सकते हैं। वो बाद में बहुत ज़्यादा आयरनिकल है, मैकबेथ में बहुत आयरनी यूज़ हुआ है। हम कहाँ थे, मैं आपको एग्जाम्पल देने लग गई, क्योंकि वो एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप कोट कर सकते हैं जहाँ भी आप आयरनी की बात करें तो। इट इज़ अच्छा, व्हाट इज़ मेंट, इट इज़ एन अटरेंस, ये एक ऐसा कथन है, इन विच, जिसमें कि द सरफेस मीनिंग, जो सतह का अर्थ होता है, एंड द अंडरलाइंग मीनिंग, और जो छिपा हुआ मीनिंग होता है, ऑफ वॉट इज सेड, जो कहा जा रहा है, आर नॉट द सेम, वो एक जैसे नहीं होते। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इट इज़ एन इनकॉन्ग्रुइटी, ये एक इनकॉन्ग्रुइटी विरोधाभास को बोलते हैं, कंट्रास्ट को बोलते हैं। तो ये एक विरोधाभास होता है बिटवीन वॉट माइट बी एक्सपेक्टेड, बिटवीन माने बीच में, किसके बीच में, वॉट माइट बी एक्सपेक्टेड, के जिसकी उम्मीद की जाती है, एंड वॉट एक्चुअली अकर्स, और जो वास्तव में होता है। इट्स बेसिक फीचर्स, इसके मूल विशेषताएं,
द फर्स्ट फीचर ऑफ आयरनी, पहली विशेषता आयरनी की इज दिस, ये है दैट के इट डिपेंड्स ऑन, ये निर्भर होती है अ डबल लेयर्ड फेनोमेनन, लेयर मीन्स परत होती है, डबल दो, तो दो परतों वाले फेनोमेनन पर यानी स्थिति पर या फिर वक्तव्य पर, एट द लोअर लेवल, निचले स्तर पर, इट इज़ द सिचुएशन, ये एक परिस्थिति होती है, एज इट अपीयर्स, जैसी कि ये दिखाई देती है, टू द विक्टिम ऑफ द आयरनी, आयरनी का जो शिकार होता है उसको दिखाई देती है, एट द अपर लेवल, और ऊंचे स्तर पर, इट इज़ द सिचुएशन, ये वो स्थिति होती है, एज इट अपीयर्स, जैसी कि ये दिखाई देती है, टू द रीडर, पाठक को, जैसा कि मैंने अभी आपको लेडी मैकबेथ का एग्जाम्पल दिया, तो लेडी मैकबेथ को जो दिखाई दे रही है रियलिटी वो अलग है, और जो हमें दिखाई दे रही है जब वो खून लगा के कहती है कि ये हमारा अपराध पानी ने धो दिया, तो हमें रियलिटी अलग दिखाई दे रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये अपराध इसका नहीं धुला। द सेकेंड फीचर, दूसरी खासियत इज दिस, वो ये है दैट के द ऑथर एक्सप्लॉइट्स, जो लेखक है वो दोहन करता है द कॉन्ट्राडिक्शन, इस विरोधाभास का, बिटवीन द टू लेवल्स, जो कि इन दो स्तरों के बीच में होता है। द थर्ड फीचर, तीसरी खासियत इज दैट, वो है कि इट प्लेज अपॉन द इनोसेंस ऑफ द विक्टिम, इट प्लेज अपॉन मतलब कि यह खिलवाड़ करता है द इनोसेंस, मासूमियत से, ऑफ द विक्टिम, शिकार की। तो हालांकि जब मैं लेडी मैकबेथ की बात करें तो वो तो इनोसेंट वहाँ पर तो वो बिल्कुल नहीं है, वो तो वहाँ पर एकदम से बहुत क्रूअल दिखती है हमको, लेकिन कई और जगहों पर लोग जो होते हैं इसके शिकार आयरनी के, वो इनोसेंट होते हैं। और लेडी मैकबेथ को भी यहाँ आप थोड़ा सा इनोसेंट इसलिए कह सकते हैं क्योंकि उसको तो बेचारी को पता ही नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है, यानी उसका जो दिमाग है, उसका जो दिल है, उसकी आत्मा है, उसके साथ क्या खेलने वाली है वो उसको मालूम ही नहीं है। फिर अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ आयरनी, आयरनी के प्रकार। आयरनी कई टाइप की होती है, तो देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ आयरनी, 4 मुख्य प्रकार हैं आयरनी के। आयरनी ऑफ स्पीच, यानी जो हम बोलते हैं, हमारे कथन की आयरनी, और वर्बल आयरनी, और आयरनी ऑफ सिचुएशन, और परिस्थिति की आयरनी, और सर्कमस्टांसेस परिस्थितियाँ होती हैं, सिचुएशन मीन्स पे परिस्थितियाँ होती हैं, और सिचुएशनल आयरनी, इसको सिचुएशनल आयरनी भी बोलते हैं, ड्रामेटिक आयरनी और कॉमिक आयरनी। तो ये 4 मेन आयरनीज हैं। इसमें एक सॉक्रेटिक आयरनी और आप चाहें तो जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम वर्बल आयरनी को देखते हैं, वर्बल आयरनी और आयरनी ऑफ स्पीच, यानी कि जो भाषण है या जो वक्तव्य है उसकी आयरनी। द वर्बल आयरनी इज़ दैट, तो जो बोलचाल की वक्रोक्ति है या विडंबना है वो ये होती है, इन विच, जिसमें कि द स्पीकर्स, बोलने वाले, कम्युनिकेट, यानी संप्रेषण करते हैं या बताते हैं, द इम्प्लाइड प्रपोजिशंस, इम्प्लाइड माने छिपे हुए, प्रपोजिशंस माने प्रस्ताव, दैट आर इंटेंशनली, जो कि जानबूझकर, कॉन्ट्राडिक्टरी, विरोधाभासी होते हैं, टू द प्रपोजिशन कंटेंट, उस प्रस्ताव के जो कि कंटेंट यानी कि जो छिपा हुआ है, इन द वर्ड्स, शब्दों में, देमसेल्व्स, खुद। इन दिस टाइप ऑफ आयरनी, इस प्रकार की आयरनी में, द इंटेंडेड मीनिंग, जो इंटेंडेड मीनिंग जिसका इरादा होता है वो अर्थ, इज द अपोजिट, वो एकदम विरुद्ध होता है, अपोजिट होता है, ऑफ दैट एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ड्स, उसके जो कि शब्दों के द्वारा बोला जा रहा होता है। फिर है द सिचुएशनल आयरनी। द सिचुएशनल आयरनी इज द इवेंट, तो सिचुएशनल आयरनी वो घटना होती है, और सिचुएशन या फिर वो सिचुएशन यानी कि परिस्थिति होती है, विच इज़ इट सेल्फ डिज़ायरेबल, जो कि अपने आप में इच्छित होती है, जिसकी इच्छा की जाती है, बट विच, लेकिन जो कि बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियों की वजह से, इज़ ऑफ लिटिल और नो वैल्यू, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसका कोई मूल्य नहीं होता। दस इस प्रकार अपीयरिंग, दिखाई देती है, टू बी डायरेक्टेड बाय ईविल फेट, कि उसको ईविल फेट यानी दुर्भाग्य के द्वारा दिया गया है, यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसको हम चाहते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो जो होती है वो दुर्भाग्य के द्वारा आती है। अगर आप में से किसी ने एक 1 एक्ट प्ले है मंकीज़ पॉ,
मंकीज़ पॉ अगर पढ़ा हो तो उसमें जिन लोगों के पास मंकीज़ पॉ होते हैं, वो यानी वो बंदर का पंजा होता है, उस आदमी की 3 इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। वो 3 विश अपनी मांग सकता है, लेकिन वो विशेस जिस तरीके से पूरी होती हैं वो बहुत बड़ी सिचुएशनल आयरनी होती है, जिसमें कि एक व्यक्ति के पास जब वो मंकीज़ पॉ आता है तो वो कहते हैं कि हमें 1 लाख रुपए मिल जाएं, और जब वो रुपए उनको मिल तो जाते हैं, लेकिन वो क्या होता है, उनका बेटा जिस फैक्ट्री में काम करता है वो वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। फैक्ट्री में किसी मशीन में वो फंस जाता है, उस वजह से उसकी मौत हो जाती है, और उसकी वजह से उसके माँ बाप को कंपनसेशन के रूप में 1 लाख रुपए मिलते हैं। तो ये एक तरीके से सिचुएशनल आयरनी हुई कि उनकी इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन ऐसी इच्छा तो पूरी कोई नहीं करना चाहेगा कि बेटा मर जाए और पैसे मिल जाएं। तो ये एक सिचुएशनल आयरनी का एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल देना चाहें तो मंकीज़ पॉ का एग्जाम्पल दे सकते हैं। इफ़ अ पुअर मैन इनहेरिट्स अ लार्ज फॉर्च्यून, अगर एक गरीब आदमी, इनहेरिट माने उसको विरासत में मिलता है, अ लार्ज फॉर्च्यून एक बड़ा पैसा, फॉर्च्यून मतलब भाग्य बोलते हैं, और दौलत कह सकते हैं आप यहाँ पर, बहुत बड़ी दौलत मिलती है एक व्यक्ति को, गरीब को, एंड डाइज अ मंथ लेटर, और 1 महीने बाद ही वो मर जाता है। वन माइट कॉल इट वन ऑफ लाइफ्स आयरनी, तो हम इसको जिंदगी की आयरनी, विडंबना कह सकते हैं। तो ये एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, लेकिन मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया वो लिटरेचर से दिया। मंकीज़ पॉ एक 1 एक्ट प्ले है जहाँ से मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। फिर है ड्रामेटिक आयरनी। इट इज़ द डिवाइस, ये एक डिवाइस है, तकनीक है, ऑफ गिविंग देने की, द स्पेक्टेटर दर्शकों को, एन आइटम ऑफ इंफॉर्मेशन यानी एक इंफॉर्मेशन, एक सूचना, दैट जो कि एट लीस्ट कम से कम वन ऑफ द कैरेक्टर्स, एक पात्र इन द नैरेटिव यानी जो रचना है उसमें, इज़ अनअवेयर ऑफ, जिससे कि जो पात्र है, कैरेक्टर है ड्रामा में, वो अनअवेयर है यानी अपरिचित है, यानी हमको इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, लेकिन जो ड्रामा के पात्र हैं उनको पता नहीं चलती। तो वो ड्रामेटिक आयरनी होती है। जैसे मैं आपको कई बार ओथेलो से और मैकबेथ से एग्जांपल देती रहती हूँ, तो वो ड्रामेटिक आयरनी होती है। और अब है कॉमिक आयरनी। दिस टाइप ऑफ आयरनी, इस प्रकार की आयरनी या वक्रोक्ति, इज यूज प्रयोग की जाती है टू प्रोड्यूस, पैदा करने के लिए, अ कॉमिक इफेक्ट, एक हास्यास्पद प्रभाव। दिस में बी कंबाइंड विद सैटायर, इसको सैटायर यानी कि व्यंग के साथ जोड़ा जा सकता है। ये सोक्रेटिक आयरनी दूसरी जगह दे रखी है एक और बुक में, तो मैं वहाँ से आपको बताती हूँ। मैंने जिक्र भी किया था आपसे सोक्रेटिक आयरनी का। कभी कभी जैसे क्लास में मुझे हंसी मजाक करना होता है, तो मैं कुछ ऐसे स्टेटमेंट देती हूँ जैसे कि मुझे कोई चीज़ आती नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहूँ कि कल हम भाई घूमने गए थे भारत की राजधानी लखनऊ, तो अगर मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ही सुन रहे हैं और उन्होंने मान लिया कि हाँ मैडम भारत की राजधानी लखनऊ गई थी, इसका मतलब उनको नहीं पता कि भारत की राजधानी दिल्ली है, लखनऊ नहीं है। तो ये सोक्रेटिक आयरनी होती है। तो देखिए बात करते हैं। सोक्रेटिक आयरनी टेक्स इट्स नेम फ्रॉम द फिलोसोफर सोक्रेटिस। तो सोक्रेटिक आयरनी का जो नाम है वो जो दार्शनिक है सोक्रेटिस, उससे इसका नाम आया है। हु यूजली डिसेंबल्ड, हु जो कि सोक्रेटिस यूजली अक्सर डिसेंबल्ड माने बहाना किया करता था, ऐसा दिखावा किया करता था। बाय एज्यूमिंग माने अपनाकर, अ पोज ऑफ इग्नोरेंस, एक पोज यानी कि एक आवरण, ऑफ इग्नोरेंस माने अज्ञानता का। सोक्रेटिस के पास बहुत नॉलेज थी, लेकिन वो कभी कभी अपने स्टूडेंट्स को या जो भी लोग उसके सामने होते थे उनको ऐसा दिखाया करता था कि उसको कुछ भी नहीं आता, वो एकदम इग्नोरेंट है, अज्ञानी है। एन ईगरनेस टू बी इंस्ट्रक्टेड, ईगरनेस होती है उत्सुकता, टू बी इंस्ट्रक्टेड माने शिक्षित किए जाने के लिए। तो वो ऐसा उत्सुकता दिखाता था, अच्छा ये बात है जरा बताओ तो क्या ऐसा है, ऐसे करके अपने स्टूडेंट्स को वो एनकरेज किया करता था। एंड अ मॉडेस्ट रेडीनेस, और मॉडेस्ट माने विनम्रतापूर्वक, रेडीनेस माने तैयारी, टू एंटरटेन यानी समझने की, ओपिनियंस राय को, प्रपोज बाय अदर्स जो दूसरों के द्वारा दिए जाते थे, यानी दूसरों के जो विचार होते थे उनको सुनने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। तो ये सोक्रेटिक आयरनी कहलाती है, जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अज्ञानता दिखाता है, उसे सब मालूम है फिर भी अज्ञानता दिखाता है, तो वो सोक्रेटिक आयरनी होती है। एक आयरनी और देख लीजिए, कॉस्मिक आयरनी या फिर आयरनी ऑफ फेट।
तो कॉस्मिक आयरनी इज एट्रीब्यूटेड टू लिटरेरी वर्क्स, यानी कॉस्मिक आयरनी या भाग्य की विडंबना वो उन साहित्यिक रचनाओं में होती है इन विच जिसमें कि फेथ इज रिप्रेजेंटेड, भाग्य को प्रस्तुत किया जाता है एज दो, मानो के डेलिबरेटली, जानबूझकर, मैनिपुलेटिंग, वो बना रहा हो, तोड़ मरोड़ रहा हो इवेंट्स, घटनाओं को, सो एज टू, ताकि लीड द प्रोटैगनिस्ट, यानी जो मुख्य पात्र है, हीरो है या हीरोइन है, उसको वो ले जा सके टू फॉल्स होप्स, झूठी उम्मीदों की ओर, ओनली टू मॉक एंड फ्रस्ट्रेट देम, केवल इसलिए कि फिर उनका मजाक बना सके और उसकी उन उम्मीदों को तोड़ सके। दिस इज़ अ फेवरेट स्ट्रक्चरल डिवाइस, ये एक प्रिय स्ट्रक्चरल डिवाइस है, यानी तकनीक है, साहित्यिक तकनीक है ऑफ टॉमस हार्डी की। तो जैसे मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में आपने देखी होगी कितनी ज़्यादा आयरनी ऑफ, मतलब जो भी आप उसका नावल पढ़ें, चाहे टेस्ट ऑफ द डियरबर्वल्स पढ़ें, उसमें वो मतलब कि लेटर लिख के डालती है, और वो लेटर क्या है, नीचे वो जो दरवाजे के अंदर जो कमरे में कालीन बिछा हुआ है, तो वो कालीन के अंदर चला जाता है लेटर, और एंजल को नहीं मिलता, लेटर उसको बाद में मिलता है शादी के बाद। तो ये सारी आयरनीज ऑफ फेट हैं, भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था, भाग्य अलग ही खेल खेलता है टॉमस हार्डी के नॉवेल्स में, तो वहाँ से आप कोट कर सकते हैं। तो आयरनी मुझे लगता है यहीं समाप्त करनी चाहिए। अब आपकी 3 डिवाइस और बची हैं, इन्वर्जन, नेगेटिव कैपेबिलिटी और जक्सटेपोजिशन, जो कि आपके सिलेबस में है। अगर मैं उन तीनों को यहाँ शामिल करूँगी तो मुझे लगता है कि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आज इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मैं इन्वर्जन, नेगेटिव कैपेबिलिटी और जक्सटेपोजिशन करने के बाद फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दूंगी पोएटिक डिवाइसेस के। तो इसी के साथ विदा लेते हैं, धन्यवाद।